नमस्ते गाइस, आपका स्वागत है और एक तड़कते भड़कते इस लेक्चर में जहाँ पे अपन सीखते हैं पॉलिटी। देखो, ये सीरीज शुरू है भाई पॉलिटी के बारे में, जहाँ पे हर एक चैप्टर, हर एक कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, उसका कंसेप्ट आपके दिमाग में एकदम से छाप देता हूँ ताकि आप उसको एग्जाम में आसान तरीके से सॉल्व कर सके। तो ये जो सब चैप्टर, ये जो सीरीज है ना, ये यूट्यूब पे यानी अवेलेबल है एकदम फ्री, टेंशन ही नहीं, नो मेंबरशिप, नथिंग नथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो जस्ट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और देखते रहो। तो अपना आज का चैप्टर है भाई मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आपने पिछले वाले जो अब तक 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो उसमें आपने सीखा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ पे अपन ने बात की भाई कि जो 1947 के बाद जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना अपने आज़ादी के बाद, तो उसका बैक ट्रैक क्या है, उसके यानी प्रीडिसेसर, उसके एंसेस्टर, उसके पूर्वज क्या है, कौन से एक्ट्स के ऑन द बेसिस ऑफ विच एक्ट्स अपन ने इंस्पिरेशन लिया फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल एवरीथिंग, वो अपन ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखा। तो आज अपन देखेंगे कि एक्चुअल भाई जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनने का जो प्रोसेस शुरू हुआ उसके पहले क्या हुआ था, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ठीक है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था एक बहुत बड़े क्रांतिकारी कम्युनिस्ट थे जिनका नाम था भाई एम.एन. रॉय। आपको याद होगा भाई, इंटरप्रिटेशन, हर एक चीज़ों का इंटरप्रिटेशन होता है और इंटरप्रिटेशन ही आर्ट्स को साइंस से अलग करता है। तो एम.एन. रॉय भाई बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे एंड एट द एंड ऑफ हिज लाइफ वो रेडिकल ह्यूमनिज्म और डेमोक्रेटिक यानी रेडिकल डेमोक्रेटिज्म की फिलोसफी उसको प्रोपागेट करने लगे। तो यही एम.एन. रॉय ने सबसे पहले सजेशन दिया था कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करो, कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अभी आपको सवाल आने को होना कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली का अगर अपने को गठन करना है, ठीक है, बट ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली है ही क्या, व्हाट इज कंस्टिट्यूएंट असेंबली, बराबर है। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसी असेंबली होती है जहाँ पे ना भाई रिवाइज या नई तरीके से पूरा यानी फ्रॉम द स्क्रैप, फ्रॉम द न्यू बेसिस ऑन द न्यू आइडियाज एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज बनाने के लिए जो असेंबली होती है ना, उसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होना चाहिए अपने भारत देश में, एक अपने आज़ाद देश के लिए आप अपने हिसाब से कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ। ये सबसे पहले सुझाव दिया था भाई एम.एन. रॉय भाई साहब ने, एम.एन. रॉय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, ठीक है। तो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि हम अपना खुद के हिसाब से, हमारा इंडिपेंडेंट, हमारा यानी हमको जैसे लगता है, हमको जैसे फील होता है, हमारे इंडिया के लिए हमको जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन होना वैसे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो मेंबर्स चाहिए ना, वो लिमिटेड फ्रेंचाइज यानी इलेक्ट होके वो इलेक्ट होके मेंबर्स आएंगे फ्रॉम द पीपल और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। नहीं तो देखो, कुछ इलाइट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आ गया और उन्होंने अपने हिसाब से अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया तो उसमें से पूरे समाज की आवाज़ नहीं रहेगी ना दोस्तों। समाज में से फ्रॉम द सोसाइटी पीपल आने को ना, वो अपने डिमांड्स, वो अपने जो भी नीड्स है वो वहाँ पे रखेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो उसके लिए नेहरू साहब का ऐसा बोलना था कि लिमिटेड फ्रेंचाइजी यानी आप इलेक्शंस लो और मेंबर चूज हो, फिर मेंबर इलेक्ट होके आएंगे, फिर हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और ये जो उनकी डिमांड थी वो अगस्त ऑफर के तहत, जो अगस्त ऑफर था 1940 का, उसके तहत ना भाई एक्सेप्ट हुई। ठीक है, वो एक्सेप्ट होती है, बट बात आगे नहीं बढ़ती और 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का, जहाँ पे सब जितने भी अपने स्टालवर्ड्स थे उनको सलाखों के पीछे डाला जाता है और वो यानी वो इतना बड़ा मूवमेंट होता है कि अपने को तब आज़ादी मिल ही सकती थी पर नहीं हुआ। वॉट एवर द जो भी सिचुएशंस रहे होंगे, तब आज़ादी नहीं मिलती, डू और डाई का ऐसा स्लोगन था महात्मा गांधी का। पर बात अपने लिए 1940 इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन आता है और क्रिप्स मिशन बोलता है भाई, ठीक है, उनका ऐसा बोलना होता है कि हम एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे आपके लिए और उसमें आपको जो भी प्रोविजंस चाहिए वो अपन डिस्कस करेंगे एंड एवरीथिंग, ऐसा वैसा। तो वो अपने ड्राफ्ट देते हैं, पर वहाँ पे मुस्लिम लीग बोलते हैं कि वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस क्रिप्स मिशन। वी विल नॉट क्या भाई, वो तो पास में हो चुका, वी डोंट एक्सेप्ट दिस क्रिप्स मिशन, ऐसा मुस्लिम लोग बोलते हैं। क्यों?
क्योंकि मुस्लिम लोग का बोलना होता है, सॉरी मुस्लिम लीग का ऐसा बोलना होता है कि भाई इसमें तो पाकिस्तान जो हमको यानी अलग पाकिस्तान होना इस भारत देश में से वो तो है ही नहीं, सो हाउ, तो फिर हम एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं इसको। तो क्रिप्स मिशन कैंसिल हो जाता है। और उसके बाद आता है फिर भाई इन 1946 कैबिनेट मिशन। ठीक है, अभी ये जो कैबिनेट मिशन है ना, इसको एग्री कर लेते मुस्लिम लीग। अभी कैबिनेट मिशन ऐसी कोई बात नहीं है भाई कि वहाँ पे पाकिस्तान अलग बन जाएगा इसलिए मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट किया, नहीं ऐसी बात नहीं है। कैबिनेट मिशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं कि जो भारत में जो अलग अलग प्रोविंसेस है उसको ना सर्टेन ग्रुप्स बनाए जाएंगे, जैसे बंगाल और आसाम का एक अलग ग्रुप बनेगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का अलग ग्रुप बनेगा जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है। और वो ग्रुपिंग्स में तो मुस्लिम लीग्स ने ऐसा इंटरप्रिटेशन किया उस चीज़ को कि वो ग्रुप्स में हम हमारा पाकिस्तान ढूंढ लेंगे, बना लेंगे, जो भी हम वहाँ पे चीज़ें कर लेंगे। पर कांग्रेस को लगा भाई कि वहाँ पे ग्रुपिंग्स में ऐसा पाकिस्तान वगैरह बनाना मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बट देन बाद में कैबिनेट मिशन ऐसा इम्प्लाई करती है कि नहीं, वो ग्रुपिंग्स में पाकिस्तान आप पकड़ लो भाई। तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी, ये सारी चीज़ें लक्ष्मीकांत पॉलिटी में नहीं है, ये मैंने भाई स्पेक्ट्रम में पढ़ा, ठीक है। तो बातें ऐसे कि इसकी वजह से मुस्लिम लीग ये कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट करते और फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन होता है 1946 को। गठन कैसा होता है, गठन होने की भी तो एक प्रोसेस है ना भाई, डायरेक्टली जाके थोड़ी ना गठन होगा। 1946 की बात कर रहा हूँ मैं। 1946 में होता है भाई इलेक्शन। तो वो इलेक्शन कैसा होता है, उसके टोटल स्ट्रेंथ क्या होती है, क्योंकि अपने को अगर भाई अभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो पहले मेंबर्स को इलेक्ट करना इम्पोर्टेंट है ना, बराबर है ना। क्योंकि नेहरू जी ने क्या बोला था भाई कि हमको इलेक्टेड मेंबर्स के बलबूते पे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो जो पूरी स्ट्रेंथ होती है ना वो ब्रिटिश से डिसाइड करते हैं ऑब्वियसली। तो जो पूरी स्ट्रेंथ होती है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, मैं उसको CA लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पूरी स्ट्रेंथ होती है गाइस 389, ठीक है। तो ये 389 जो सीट्स होते हैं ना, उसमें से 296 जो सीट्स होते हैं वो होते हैं भाई ब्रिटिश इंडिया के। ब्रिटिश इंडिया यानी प्रोविंसेस। कौन से प्रोविंस, जो प्रिंसली स्टेट्स नहीं है वो तो पूरा ब्रिटिश इंडिया है। तो ये 296 जो सीट्स है ना वो है ब्रिटिश इंडिया के। जो 93 सीट्स है वो है भाई प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। जितने भी अपने किंग्स एंड क्वींस हुआ करते थे जहाँ पे उनका शासन था, उनके है भाई वो 93 सीट्स, ठीक है। ये जो प्रोविंसेस है ना भाई, दिस इज फ्रॉम 11 प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो बाकी के जो 4 सीट्स है दैट इज फ्रॉम द हाई कमिश्नर प्रोविंसेस। हाई कमिश्नर उनके प्रोविंस में से भाई 4 सीट्स। तो ऐसे पूरे मिला के 389 सीट्स हो गए। तो ये 389 सीट्स के ऊपर भाई होता है इलेक्शन। भाई 389 सीट से बनेंगे भाई अपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। पर आप बात एक समझ लो, ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ना, ये डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोगों से बनी है भाई। यानी जो प्रोविंसेस में जो ऑलरेडी लोग मेंबर्स है जो डायरेक्टली इलेक्ट होके आए हैं ना, वो भाई इनडायरेक्टली मेंबर्स चूज करके भेजेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में और फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेंगी। ऐसा मामला था पूरा, यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेंबर मिला के भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी। सो दैट इज द थिंग। फिर ये जो 389 जो सीट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे होता है भाई इलेक्शन। तो अभी अपन देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए जो इलेक्शन हुआ उसका रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना गाइस। तो अपन देखते हैं भाई रिजल्ट, ठीक है। तो वो रिजल्ट कैसा आता है देखो। रिजल्ट तो देखो, ये जो 389 सीट्स है तो उसमें से जो 296 सीट्स थी वो थी भाई ब्रिटिश प्रोविंसेस की, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है।
बाकी के जो 93 स्टेट्स थे वो थे प्रिंसली स्टेट्स के, और प्रिंसली स्टेट्स वाले लोग खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। सो ये 296 सीट्स में से 208 सीट्स जो होती है ना भाई, वो आती है कांग्रेस की, ठीक है। मुस्लिम लीग्स की आती है, क्या लगता है आपको कितनी आती होंगी गाइस? मुस्लिम लीग्स की आती है बस 73 सीट्स, और बाकी के जो 15 होते हैं वो छोटे मोटे पार्टीज या अदर्स जो होते हैं ना उनकी आती है। तो यहाँ पे आप एक बार समझो कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेशन ही नहीं किया, वो बोले हम अपना देखेंगे, आप अपना इलेक्शन करो मत करो, आप आपके हिसाब से कर चलने दो कार्यक्रम। अब ये जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन की सिस्टम कौन सी थी पता है आपको? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑन द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो अभी इंडिया में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो वो था भाई वो था फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम। यानी देखो एक यानी अगर दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी अगर चांदनी चौक है तो चांदनी चौक में अगर 5 लाख लोग हैं, 5 लाख लोगों में से अगर 2.5 लाख लोगों ने वोट किया तो जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिले वो कैंडिडेट जीत जाता है। पर इसमें कैसे होता है आपको पता है? यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसको ना भाई ये एक पूरी अलग सिस्टम है। फॉर एग्जांपल आप समझो कि चांदनी चौक में एक सीट है, ठीक है। अभी ये एक सीट के लिए 2 लाख वोटर्स है, बराबर है। तो ये 2 लाख वोटर्स क्या करेंगे पता है? ये एक सीट के लिए अगर 3 आदमी खड़े हैं, यानी 3 आदमी के बीच में कांटे की टक्कर है, तो ये 2 लाख लोग ना भाई हर एक आदमी को अपने हिसाब से पहला नंबर देके प्रीफर करेंगे। यानी अगर ये है रमेश और ये है सुरेश और ये है आवेश, तो जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने प्रीफर किया भाई वो जीत जाएगा। क्योंकि इसको अगर यानी 500 लोगों ने प्रीफर किया और इसको अगर 501 लोगों ने प्रीफर किया तो ये तो कट हो जाएगा ना, फिर इन दोनों में से टक्कर होंगी, ठीक है। तो फिर दोनों के वोट्स काउंट किए जाएंगे और ये दोनों में से जिसको सबसे ज़्यादा प्रीफर किया फिर वो जीत जाएगा। तो ऐसे होता है, ये ना एक एक जन कटते हुए जाता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है पता है क्या आपको? जिस पार्टी को जितने वोट्स मिलते हैं ना उसके प्रपोर्शन में उनको सीट्स दी जाती है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो इसके हिसाब से भाई इलेक्शन हुआ था। अभी बहुत सारे लोगों का ऐसा बोलना है कि भारत देश में ना ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन होने को ना, ऐसे ही सिस्टम फॉलो करने को ना। सो एनीवे, तो ये लोग खाली यानी ऐसा रिजल्ट आता है अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनने के लिए 208 सबसे ज़्यादा कांग्रेस के आते हैं। और आप एक बात आप ये भी समझ लो गाइस, हाँ यहाँ पे ना भाई सिख लोगों ने खाली सिख लोगों के लिए भी वोट किया, मुस्लिम लोगों ने मुस्लिम लोगों के लिए भी वोट किया, ठीक है, और जनरल ने जनरल के लिए वोट किया। वो भी सिस्टम थी, यानी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था ना, जो शुरू हुआ था 1909 से, जहाँ पे मुस्लिम लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, बाद में सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, यूरोपियंस को, एंग्लो इंडियंस को मिला था। तो ये सिस्टम यहाँ पे भी शुरू थी। अभी बात यह है कि जितने भी जानी मानी हस्तियाँ हुआ करती थी तब के ज़माने में, तब के अपने इंडिया में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के वक्त, बराबर है, वो सब पार्लियामेंट में गए एक्सेप्ट 2 लोग, और वो थे मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी। तो अपना ये अभी लोग चुन के गए भाई, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो गठन होगा ना, तो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सबसे पहले जो मीटिंग होती है, जो सबसे पहले यानी साथ में जो लोग आते हैं ना, तो वो आते हैं भाई 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को। 1946 को सबसे पहली मीटिंग होती है, और वो सबसे पहले मीटिंग में जो मोस्ट बुजुर्ग आदमी होते हैं उसको बनाते हो प्रेसिडेंट। जो लीडर नहीं, जो असेंबली का जो लीडर होगा सबसे बुजुर्ग आदमी को बनाते हो, वो होते हुए सच्चिदानंद सिन्हा। अभी सबसे बुजुर्ग आदमी को ही प्रेसिडेंट बनाना है, ये जो ट्रेडिशन है, ये ट्रेडिशन फॉलो किया था अपन ने फ्रांस से।
क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हो सकता है कि पहले मीटिंग में जो सबसे पहले प्रेसिडेंट बने वहाँ की कौन सी ट्रेडिशन ने अपने उनको प्रेसिडेंट बनाया, तो वो बना था भाई फ्रांस से। ये आप बात ध्यान में लो। तो पहली मीटिंग हुई भाई 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 11 दिसंबर को फिर से मीटिंग होती है, यानी फिर से सब लोग जमा होते हैं और वहाँ पे डिसाइड होता है कि भाई जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट बनेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो गठन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वहां पे जो प्रेसिडेंट बनेगा सबसे पहले वो बनेंगे भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर यानी सेकंड मीटिंग में तय हुआ। और जो वाइस प्रेसिडेंट जो बनेंगे वो बनेंगे भाई HC मुखर्जी। ठीक है, तो वो होते भाई अपने वाइस प्रेसिडेंट। अब बारी आती है भाई अपनी थर्ड मीटिंग की, जो होता है भाई 13 दिसंबर 1946 को। तो 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया जाता है बाय जवाहरलाल नेहरू। तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है? अभी अपने को ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनाएगी भाई? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे अपने, उसकी फिलोसॉफी क्या रहेंगे, बराबर है ना? उसमें एक्चुअली अपने फंडामेंटल्स कौन से रहेंगे? तो वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उसका जो एक तो होराइजन जो है, उसका जो दायरा, उसका जो कोर है ना, वो बताने का काम, वो जो रिजोल्यूशन होता है वो आता है भाई 13 दिसंबर 1946 को। तब नेहरू जी बताते हैं कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो सबसे पहले एक सोवरेन रिपब्लिक रहेगा, यानी वहाँ पे कोई भी मोनार्की नहीं रहेंगी, नो नेपोटिज्म। वहाँ पे कोई राजा नहीं रहेगा, राजा का लड़का ही कोई यानी पूरे देश का प्रधान नहीं बनेगा। लोग खुद डिसाइड करेंगे, यानी लोग इलेक्शन से मेंबर चुन के भेजेंगे इन द पार्लियामेंट और फिर वह वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनेगा। ठीक है, सो नो मोनार्की, ओनली रिपब्लिक, ये अपना कोर हो गया। फिर जो बाकी की चीज़ें यानी सोशल जस्टिस, इक्वेलिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ें जो कि एक्चुअली नहीं है, ऑन द कागज पे ही है, बराबर है ना? खाली बुक्स पे शुरू है वो वाली चीज़ें। ऐसा अपन बोल सकते हैं विद द करंट रो, जो भी चीज़ें शुरू है अभी सोशल मीडिया में रणवीर अलावा या समय रैना को लेके, देखो वो कंट्रोवर्सी में नहीं जाना, नाइदर आई एम डिफेंडिंग देयर जोक्स एंड वे ऑफ देयर कंडक्टिंग जोक्स एंड ऑल। देखो उसके ऊपर वो तो गलत था ही, वो बहुत ही बेकार ही थे जोक्स, ठीक है, बट वो एक प्राइवेट शो था, वहाँ पे कंसेंट लेके लोग गए थे। ठीक है, जो करने वाले को प्रॉब्लम नहीं, सुनने वाले को प्रॉब्लम नहीं, और जिस पे हो रहा है उसको भी प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे स्टेट आके क्यों बीच में यानी अपना मोरालिटी दिखा रहा है, बराबर नहीं? बंद कमरे में जो चीज़ें शुरू है भाई, और वो यानी शो पे आने के पहले वो यानी क्लिप जो है वो क्लिप चली, फिर आया, जो भी कुछ चीज़ें हुई भाई, और कंसेंट ऑफ एज भी आता है, 18 के ऊपर के लोग देख सकते हैं, क्योंकि बाकी की चीज़ें तो यूट्यूब पे वैसे भी चल रहे। देखो नो हिपोक्रेसी शुड नॉट बी अलाउड है। अगर बाकी की चीज़ें अगर चलती है जो कि मोरल नहीं है, फ्रॉम भोजपुरी सॉन्ग्स टू एवरीथिंग, तो भाई ये बैन क्यों इसके ऊपर? ठीक है भाई, आप क्रिटिसिज्म भी करो, क्योंकि क्रिटिसिज्म भी करना आपका फ्रीडम ऑफ यानी स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अगर रणवीर अलाहाबादिया भी कुछ अगर बोल सकता है ना, तो आप भी बोल सकते हो, बट उस चीज़ को बैन ही करो। दिस शुड नॉट बी देयर, यानी हमारे छोटे बच्चे के ऊपर असर गिरेगा ये भाई, उनको मोबाइल ही मत दो। तो ये चीज़ें नहीं होने को ना। आई नो मैं टॉपिक से दूर जा रहा हूँ, तो ऐसा दूर जाने को नहीं होना। अब अपन अपने टॉपिक पे रहते हैं, क्योंकि अपने को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है ना, अपनी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपनी प्रोसेस शुरू हुई है। ठीक है, तो 13 दिसंबर को ये हुआ। तो ये सारी चीज़ें वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में डिसाइड की कि भाई अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूंट बनेगा, जो अपने डोमिनियन के अंडर जितने भी एरियाज आते हैं उन पे लागू होगा, किसको अपने डोमिनियन यानी इंडिया में आना है तो उसको भी अपन ले सकते हैं। सब बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये हुआ भाई 13 दिसंबर यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, रिजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें हुई भाई 13 दिसंबर 1946 को।
उसके बाद क्या, देखो भाई मैंने सिखाने के लिए मैंने निकाले नोट, तो अपन जाएंगे प्रॉपर पॉइंट वाइज। तो हाँ, रिजोल्यूशन, ये जो रिजोल्यूशन था, ये रिजोल्यूशन एडॉप्ट जो हुआ ना भाई, वो हुआ जैन 22 को। जैन 22 को 1946 को ये रिजोल्यूशन एक्सेप्ट होता है, यानी वो पास हो जाता है सदन में, ठीक है। तो ग्रेजुअली क्या होता है, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स जो थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि प्रिंसली स्टेट्स थे बाय 93, प्रिंसली स्टेट्स को 93 सीट्स मिले थे और वहाँ पे उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजना था, बराबर। जो पहले उन्होंने भेजा नहीं, तो ग्रेजुअली जैसा ही अभी ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग्स वगैरह शुरू हो चुके थे, देन उनको रियलाइज हुआ भाई कि ओ दिस इज सम एक्चुअल स्टफ। हमको लगा भाई ये सब नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा ये सब सारी स्कीम इनकी, पर जब उनको दिखा कि भाई अरे यार सब लोग जा रहे, इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, तो हमको भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजना चाहिए, तब फिर भाई प्रिंसली स्टेट्स ग्रेजुअली अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भेजते हैं। और इन शॉर्ट टोटल करके वैसे वहाँ पे ना यार 70 रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाते हैं फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। और मुस्लिम लीग्स के जो लोग इंडिया के डोमिनियन में ही है, उनके जो लोग इलेक्ट होके आए थे ना, वो भी ग्रेजुअली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन करते हैं, जो पाकिस्तान में चले। क्योंकि देखो अभी जिसको पाकिस्तान में जाना है, पार्टीशन तो शुरू हुआ ही था, वो सब चीज़ें शुरू हो गई थी। तो जो इंडिया के डोमिनियन में जो लोगों को यानी यहाँ पे आके अपने को अपनी डिमांड्स रखने, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के, अपने को पार्टिसिपेंट लेना है, वो लोग आ चुके थे, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती है ना, तो ये खाली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं है अभी, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक दूसरा पार्लियामेंट भी है। सॉरी, मिनी पार्लियामेंट बोलने वाला था मैं। तो ये अपना देश का जो पहला इलेक्शन हुआ वो 52 में हुआ, बराबर है, और अपने देश को आज़ादी मिले 1947 को। तो ये जो बीच में का जो यानी जो टाइम था, वहाँ पे कुछ ऑर्डिनरी बिल्स भी तो बनाना है ना भाई, अपने को देश भी तो चलाना है विद द कंसेंट ऑफ द पीपल। और पीपल ने जो लोग इलेक्ट होकर भेजे पार्लियामेंट में, तो वही तो बिल्स बनाएंगे, वही तो लॉस पास करेंगे, वही एक्ट्स बनाएंगे। तो उसके लिए भी तो अपने को पार्लियामेंट होना, बराबर है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ना, वो असेंबली का भी काम करती थी और लेजिस्लेटिव बॉडी का भी काम करती थी। तो यहाँ पे बात आपको यानी क्वेश्चन कैसा आएगा पता है, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है तो असेंबली के जो प्रेसिडेंट है ना भाई, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और जब यही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी जब रहती थी, तो लेजिस्लेटिव बॉडी के वक्त जो चेयरमैन हुआ करते थे, जो मेन स्पीकर हुआ करते थे वहाँ पे, जो ऊपर बैठे, जैसे कि आज ओम बिरला बैठते, ठीक है, और जो धनखड़ साहब बैठते हैं, वो जो कि अपने वाइस प्रेसिडेंट है। तो वैसे तब जीवी मावड़नकर वो थे भाई अपने वहाँ के स्पीकर, फर्स्ट वन। तो अलग अलग दिनों पे होता था ऑब्वियसली ये, यानी जब भी अपने को कोई बिल्स पास करना है, बिल्स बनाना है, लॉज बनाना है, तो लेजिस्लेटिव बॉडी आती थी और तब जेबी मावड़नकर आते थे। और जब बारी होती थी भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जब बारी आती थी, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते थे। अब बात है भाई कि जो लोग, जो मुस्लिम लीग के जो लोग थे, जिस प्रोविंस से बिलोंग करते थे, और अगर वो प्रोविंस पाकिस्तान में है, तो उन्हें विड्रॉ कर लिया भाई, दे विड्रू देयर मेंबरशिप फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, अगर वो जीत की भी आए तो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो अपने टोटल स्ट्रेंथ है वो हो गई कम, पहले थी 389, उससे वो हो गई भाई 299, बराबर है। क्योंकि पाकिस्तान के लोग यानी अपने मुस्लिम लीग के लोग पाकिस्तान में चले गए, उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये जो हमारा एरिया है हमारा पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान डोमिनियन आता है, वहाँ पे हम हमारी जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है कॉन्स्टिट्यूंट वो हम हमारा देखेंगे। तो उनने कर लिया विड्रॉ। तो ये जो टोटल स्ट्रेंथ थी जो ब्रिटिशर ने डिसाइड की थी ना, वो हो गया भाई 299। अभी 299 का पूरा खेल है, बराबर है।
तो ये जो 299 है ना, ये है भाई ब्रिटिश प्रोविंस, जो आज़ादी के बाद होगा इंडियन प्रोविंस, बराबर है। तो ये इंडियन प्रोविंस जो पहले 296 हुआ करते थे ना, वो हो गए भाई अभी 229। समझे ना आपको, जब पहले 389 जब थे ना भाई, तब 296 थे ब्रिटिश प्रोविंस। अब वहाँ पे यानी मुस्लिम लीग के लोग ही नहीं रहे, तो वो हो गए भाई 296 में से वो हो गए 229, बराबर है। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे 93, वो 93 प्रिंसली स्टेट से हो गया भाई अभी 70। ऐसा था गाइस। फिर जो अपनी नई जो संख्या है, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा कि पहले का ऐसा सिस्टम था, ठीक है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन की मीटिंग्स हुई, सब प्रेसिडेंट बने, वाइस प्रेसिडेंट बने, जब विड्रॉ किया मुस्लिम लीग के पाकिस्तान वाले लोगों ने, तब अपनी कितनी स्ट्रेंथ थी। तो ये है वो आंकड़ा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी 2 साल 11 महीने और 18 दिन चलती है। अभी 2 साल 11 महीने 18 दिन जो चलती है ना, तो उसके बीच में कुछ ऑर्डिनरी बिल्स भी पास करे, जैसे कि अपना नेशनल फ्लैग क्या होगा, अपना नेशनल सॉन्ग क्या होगा। अपना नेशनल सॉन्ग है भाई वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी वाले, ठीक है। अपना नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, वो पास करते हैं। तो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भाई 2 साल 11 महीने और 18 दिन चला, और तब जाके अपना बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका खर्चा पूरा 64 लाख आया। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि अपना फर्स्ट मीटिंग हुआ था कब, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और अपना जो लास्ट सेशन हुआ वो हो गया जनवरी 24 1950 को, बराबर है। तो आप अभी एक बात समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो प्रोसेस शुरू है, तो उसमें अलग अलग कमिटीज़ बनी थी, अलग अलग कमिटीज़ बनी थी, जिसमें से सबसे फेमस तो भाई ड्राफ्टिंग कमेटी है ऑब्वियसली, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। बट ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, उनका नाम था BN राव, ठीक है। नहीं राव यू ही है भाई, BN राव। तो ये जो भाई साहब है ना, ये थे भाई जीनियस पर्सन, ये थे ब्यूरोक्रेट, ठीक है। तब के वो यानी सिविल सर्वेंट थे, ब्रिटिशर्स के काल में, अंग्रेज़ों के ज़माने के वो सिविल सर्वेंट थे। अभी BN राव भाई साहब ने UK में जाके, आयरलैंड में जाके, कनाडा में जाके पूरा यानी दुनिया घूम के वहाँ के स्कॉलर्स के साथ डिस्कस करके कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, वहाँ पे मेन पॉइंट्स नोट डाउन करके वो भारत में आते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इंडिया, इंडिया की सोशल नीड क्या है, ठीक बराबर है, उसके हिसाब से वो पहला ड्राफ्ट बनाते हैं। पूरे दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन में से चीज़ें लेके इंडिया के हिसाब से मोल्ड करके वो अपना पहला ड्राफ्ट बनाते हैं, और फिर वो ड्राफ्ट डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को देते हैं। लोग ना ये वाली चीज़ मिस कर जाते हैं कि BN राव का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बड़ा था। देखो 2 साल 11 महीने 18 दिन वो सेशन चला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वहाँ पे बहुत सारे डिस्कशंस हुए, वो सब चीज़ें ठीक है। वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने खड़े होके हर एक चीज़ को आंसर करना, ठीक है, अपने एकदम उनका जो एक टाइप का जो जस्टिफाइड एरोगेंस जो था, एकदम इंटेलेक्चुअल जो उनकी एबिलिटी थी, कन्विंस करने की जो उनकी कैपेबिलिटी थी, ही वॉज द ग्रेटेस्ट वन यार। देखो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर वो मैन ऑफ द सेंचुरी एंड ऑल, ठीक है, क्योंकि जिस टाइप से उन्होंने, जिस वे से सबको उन्होंने कन्विंस किया है कि कुछ चीज़ें ऐसे ही रहेंगी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर तो किसी को यानी प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है। बट ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में रहेंगी, उसको एक प्रॉपर ड्राफ्ट करना, जो काम किया था ना भाई, वो किया था भाई पहले BN राव ने, क्योंकि पहला ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया था पूरे दुनिया में घूम के। फिर उस पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर फाइनल ड्राफ्ट तैयार करते हैं, ठीक है, जो कि पास होता है ऑन 26 नवंबर 1949 को, जिसमें होते हैं भाई प्रियम्बल,
395 आर्टिकल्स और होते हैं शेड्यूल्स। कितने शेड्यूल्स होते हैं? जस्ट लेट मी सी, आई डोंट वांट टू गिव एनी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना मेरे को। जिसमें होते हैं 8 शेड्यूल्स, ठीक है। तो ये जो उन्होंने कंपाइल किया ना 8 शेड्यूल, 395 आर्टिकल्स प्रॉपर वे में लगा के कब कौन सी चीज़ें कहाँ पे आएंगी, और वो सबको एक एक जन के क्वेश्चन को आंसर करके ये सारी चीज़ें की थी बाय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, एंड हेंस he was called the father of our Indian constitution, but the pioneer of our Indian constitution is B.N. Rao। जहाँ पे क्रेडिट है गाइज, जहाँ पे क्रेडिट ड्यू है वहाँ पे तो क्रेडिट देना ही चाहिए ना, बराबर है। अभी ये सारी चीज़ें होने के बाद ऑन 26 ऑफ नवंबर, सॉरी ये कैसे गलत कर सकता हूँ, ऑन 26 ऑफ जैन 1950 को अपन अपना पहला रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि 1930 को पूर्ण स्वराज डे बनाया गया था भाई। 1930 को 26 जन 1930 को पूर्ण स्वराज डे बनाया गया था लाहौर सेशन के वक्त। तो उस दिन की याद में अपन भले अपन पास हो जाता है पूरा 26 नवंबर 1949 को, बट ऑन 26 ऑफ जन 1950 को अपन पहला रिपब्लिक डे बनाते हैं। तो ये अपनी स्टोरी थी गाइज कि अपना मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन किया गया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली गठन कैसी, उनकी स्ट्रेंथ क्या थी, ये सारे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। और फिर वो यानी गठन होके वहाँ पे कितना दिनों तक सेशन चला, पहली मीटिंग कब हुई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने दिया, ये सारी चीज़ें आती है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। अपन साइलेंट फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे अगले लेक्चर में। तो फिलहाल के लिए आप इसको देखो, पढ़ो, आपको फटाक से स्ट्राइक होगा। आप ये पूरा लेक्चर देखो, गाड़ी चलाते वक्त, काम करते वक्त, आपके हिसाब से सब्सक्राइब करो। थैंक यू।